फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। हमने हमारे कल के वीडियो में देखे थे राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, जिनमें हमने 7 प्रथाओं की बात की थी। आज हम 8वीं प्रथा पढ़ेंगे, दास प्रथा। इनसे पहले जो पार्ट 2 थे उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप चाहो तो देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दास प्रथा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होती है दास प्रथा। कि जो दास थे ना, उन्हें दास, दासी, गोला, दरोगा या चाकर भी कहते हैं। भारत में पहली बार बात करें दास प्रथा की जानकारी तो कहाँ से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। बहुत ही फेमस पुस्तक थी राजनीति की। कौन सी? कौटिल्य की अर्थशास्त्री। अब बात करें कौन थे कौटिल्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, अब बात करें कौटिल्य ने कुल कितने प्रकार के दास बताए? 9 प्रकार के। अब है कि सर्वाधिक दास किन के समय थे? अगर बात करें सर्वाधिक दासों की संख्या तो वो किन के समय थी? फिरोज शाह तुगलक के समय। नेक्स्ट बात करेंगे, ये देखो एक इमेज है, इनमें देखो आपको दास प्रथा दिखाई दे रही होगी। ये कौन थे? ये जो बड़े अधिकारी थे या बड़े लोग थे वो, और इन जो गरीबों को क्या बना दिया जाता था? दास। चलो, अब है एक दास प्रथा होती क्या है वो तो देख ली। अब इस दास प्रथा पर रोक किसने लगाई उसकी बात करेंगे कि दास प्रथा पर पहली बार रोक किसने लगाई थी? 1562 में। और किन्होंने? मुगल सम्राट अकबर ने। ठीक है, दास प्रथा पर पहली बार रोक 1562 मुगल बादशाह अकबर ने लगाई थी। आगे बात करेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में दास प्रथा निवारण अधिनियम, कौन सा अधिनियम? दास प्रथा निवारण अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के तहत सबसे पहले कोटा रियासत ने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। रह जाएगा याद कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर थे। उन्होंने 1832 में एक अधिनियम बनाया, दास प्रथा निवारण अधिनियम। उस अधिनियम के तहत कोटा वालों ने इस पर रोक लगाई। अब आगे देखेंगे। अब एक शब्द है परदायित्व। ये देखो कल्चर का क्वेश्चन है। एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि परदायित्व निम्न में से क्या है? तो देखिए परदायित्व होती क्या थी? तो राजपूत शासकों द्वारा दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना परदायित्व कहलाता था। होता क्या था? जो राजपूत शासक थे उनके रानियां थी, तो प्लस दासियां भी तो थी, तो उन्हीं दासियों में से किसी एक को या 2-3 को उपपत्नी के रूप में चुन लिया जाता था। तो वो क्या कहलाती थी? परदायित्व। हो गया क्लियर? नेक्स्ट एक और है पासवान। ये नाम तो आपने सुना होगा कि पासवान। तो होता क्या था कि जब दासियों को हाथ पैर में सोने के आभूषण पहनने की इजाजत शासक द्वारा दे दी जाती थी तो वह क्या कहलाता था? पासवान या खवासन। होता क्या था कि राजपूत जो शासक थे उनके रानियां भी थी प्लस दासियां भी होती थी। तो जब उन दासियों को हाथों और पैरों में सोने के आभूषण पहनने की इजाजत दे दी जाती थी तो वो क्या कहलाती थी? पासवान या खवासन। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रथा की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? त्याग प्रथा। ठीक है, अब देखिए त्याग प्रथा होती क्या है। तो राजपूत परिवारों में विवाह के अवसर पर डोली को जैसे ही घर से रवाना किया जाता था तब चारण, भाट, राणा जातियां डोली के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी और हटने के लिए मुंह मांगी रकम मांगती थी। इस धनराशि को त्याग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आप रास्ता रोक कर लेना, प्रिंट नहीं हुआ है। क्या होता क्या था कि जैसे ही राजपूत परिवार हो गए या बड़े परिवार हो गए उनमें विवाह का अवसर होता था, तो जैसे ही लड़की की डोली घर से रवाना होती थी तो रास्ते में जो ये चारण जाति होगी, भाट जाति, राणा जातियाँ, ये उस डोली के सामने खड़ी हो जाती थी। और वो हमारी भाषा में वो बोलते हैं ना, नेक लेना। तो वो मतलब मुंह मांगी रकम मांगते थे और वो उन्हें अदा करनी पड़ती थी। तो जो दी गई धनराशि थी वही क्या कहलाती थी? त्याग कहलाती थी। हो गया क्लियर?
अब देखो फिर क्या हुआ कि 1841 की बात है, राजपूताना के एजीजी। अब आप बोलोगे एजीजी क्या होता है, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। आपने पढ़े होंगे जनरल, गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर। एक होता था पॉलिटिकल एजेंट, पीए। ये सब अंग्रेज अधिकारियों की उपाधियाँ थी। फिर हम कभी अलग वीडियो में देखेंगे कि तो जो एजीजी थे वाल्टर कृत ने, तो उन्होंने क्या किया, राजपूत हितकारिणी सभा की और इस प्रथा पर रोक लगाई। क्यों रोक लगाई? क्योंकि इस प्रथा से कन्यावध को बढ़ावा मिला। कैसे बढ़ावा मिला? देखो, कन्यावध को इस तरह बढ़ावा मिला कि ये जो मुंह मांगी रकम मांगते थे ना, इससे उस परिवार पर एक बोझ हो गया कन्या, कि भाई अगर कन्या होगी तो उसकी डोली जाएगी और वो धनराशि मांगेंगे। तो इस प्रथा से कन्यावध को बढ़ावा मिला, इसलिए एजीजी ने क्या किया, राजपूत हितकारिणी सभा से इस प्रथा पर रोक लगाई। हो गया क्लियर? अगला हम देखेंगे डाकण प्रथा। डाकण नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तो डाकण क्या होती है आपको पता होगा। तो पहले एक डाकण प्रथा थी। अब होता क्या था उसमें कि इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन मेवाड़ के आदिवासियों में था। मेवाड़ मतलब उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये सब जो होते हैं ना वो मेवाड़ के अधीन आते हैं। तो मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। कब थे? 1853 के आसपास। तो उन्होंने क्या किया, मेवाड़ भील कोर के कमांडर थे जेसी ब्रुक। उन्होंने खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। डाकण प्रथा मतलब होता है ना कि किसी व्यक्ति में या महिला में कोई बुरी छाया आ जाती है, मतलब ऐसा मानते हैं, होता है कुछ नहीं है, बस ऐसा मानते हैं। फिर उन्हें क्या होता है, जो भोपे होते हैं उनके पास ले जाया जाता है। तो वो वाली प्रथा जो मेवाड़ आदिवासियों में ज़्यादा प्रचलित थी, उन्हें मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने गैरकानूनी घोषित करवाया। नेक्स्ट देखें अगली प्रथा कन्यावध, जो आज भी कहीं पर प्रचलित है। तो कन्यावध, ठीक है। बात करें अगर हम कन्यावध की, तो सर्वाधिक प्रचलन किन में था? मारवाड़ के क्षत्रिय समाज में, ठीक है। फिर क्या होता है कि हाड़ौती के पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विल्किशन। विल्किशन के प्रयासों से बेंटिंग ने राजस्थान में सबसे पहले कोटा राज्य में उमेद सिंह के शासन काल में इसे क्या, गैर कानूनी घोषित किया। हो गया क्लियर कि कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाले कौन थे। देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि किस शासक के शासन काल में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित हुआ, या उस समय हमारे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, या फिर जनरल गवर्नर कौन थे। तो बेंटिंग। हो गया क्लियर? चलो आगे, ये देखो सेवागल। आगे है बड़ी ही फेमस प्रथा थी प्राचीन टाइम की, संथारा प्रथा। अगर आपने इंडिया हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इस शब्द को जानते होंगे। तो देखिए संथारा प्रथा अब होती क्या है वो देखेंगे कि संथारा प्रथा का उल्लेख जैन ग्रंथों में मिलता है। इस प्रथा में होता क्या है कि अन्न जल का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार जो मृत्यु प्राप्त होती है उसे क्या बोलेंगे? संलेखना। अगर संतारा की जगह वर्ड यूज हो संलेखना तो वह सेम बात होगी कि क्या होता है कि व्यक्ति एक आयु के बाद अन्न और जल का त्याग कर देता है। तो अब देखो अन्न जल का त्याग करेगा तो मृत्यु तो प्राप्त होनी ही है। तो इस प्रकार जो मृत्यु प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? संलेखना। फिर है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने संथारा लिया था। चलो अगली है फेमस प्रथा है बैंकुटी प्रथा। आज भी प्रचलित है कि राजस्थान में यह प्रथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद अर्थी को गाजे बाजे के साथ उठाया जाता है, अर्थी के ऊपर पैसे फेंकते हुए शमशान भूमि में ले जाया जाता है। इस शव यात्रा को बैंकुटी प्रथा कहते हैं। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे एक बैंकुटी टाइप की होती है ना, झोंपड़ी टाइप की, उसमें बनाया जाता है और उन्हें बैठा कर ले जाया जाता है। कहाँ पर? शमशान भूमि तक। और फिर उसके आगे बैंड बाजे भी होते हैं और उन पर पैसे भी फेंके जाते हैं। तो समझ आ गया आपको बैंकुटी प्रथा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौसर, बहरवा या नुक्ता प्रथा या खर्च।
ये नाम तो आपने सुने ही होंगे कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो भोजन दिया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, मृत्यु भोज। ठीक है, चाहे किसी भी व्यक्ति की किसी परिवार में मृत्यु हो जाती है तो आप सब जानते हैं आज के टाइम में भी उनके बाद में वो 3 दिन 12 दिन जो किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मौसर, नुक्ता प्रथा या खर्च। अब है कि भाई जीवित व्यक्ति की याद में भी कहीं पर क्या होता है कि जब एक व्यक्ति की आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनके परिवार वाले उन व्यक्ति के जीवित रहते ही भोजन करवाते हैं। आपने नहीं सुना, सीडी दी जाती है, मतलब व्यक्ति तो जीवित है लेकिन फिर भी उसकी याद में भोजन दिया जाता है, उसे हम वो क्या बोलते हैं, जौसर। देखो, जैसे जीवित जैसे जौसर, म से मृत्यु म से मौसर हो जाएगा याद। नेक्स्ट आपने पढ़ रखी है हिस्ट्री के अंदर कि केसरिया व जौहर करना। देखो, रियासती काल में जब देसी विदेशी आक्रमण होते थे, जब बचने की आशा, देखो जब पूरे दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया जाता था और बचने की किसी भी प्रकार की आशा नहीं होती थी, तब जो राजपूत शासक और जो सैनिक होते थे ना, वो केसरिया धारण कर लेते थे और वीरांगनाओं द्वारा जौहर किया जाता था। अब वो जौहर जल जौहर भी हो सकता था, अग्नि जौहर भी हो सकता था। अग्नि जौहर में क्या होता है, अग्नि जौहर में होता है कि एक अग्निकुंड जला होता है, उनमें सभी महिलाएं आग में कूद जाती हैं, और जल जौहर की बात करें तो वो जल में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, फिर अगली है बंधुआ मजदूरी। बताने की ज़रूरत नहीं होगी बंधुआ मजदूरी क्या होती है। देखो, बंधुआ मजदूर में किसी व्यक्ति को अपने अधीन कर दिया जाता है और उनसे मजदूरी की जाती है, जबकि उस मजदूरी का वही बेकार प्रथा वाला उस मजदूरी की जो कीमत होती है या पैसे होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव का क्रय विक्रय। प्राचीन समय में ये भी था, आपने सुना होगा ना कि एक नौकर को दूसरे आदमी को बेच दिया जाता था, मतलब कुल मिला के व्यक्ति की खरीद होती थी, उनमें व्यक्ति को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, वही प्रथा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट है डावरिया प्रथा। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि डावरिया होती क्या है। तो देखिए हम डावरिया के बारे में कि रियासती काल में राजा महाराजा जागीरदार अपनी पुत्री के विवाह में कुछ कुंवारी कन्याएं दहेज में देते थे, जिन्हें क्या बोलते थे, डावरिया या डावरी। अगर आपने पुरानी मूवी या कोई सीरियल देखे हैं तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि मान लो कोई राजा थे, उन्होंने किसी रानी से विवाह किया, तो जो रियासत के राजा जिनकी वो बेटी थी, तो वो पिता क्या करते हैं कि अपनी पुत्री के साथ कुछ कन्याएं दहेज में देते थे, और वो कन्याएं क्या कहलाती थी, डावरिया। आ गया समझ। ये भी राजपूतों में ज़्यादा फेमस थी। अगर आपने जोधा अकबर एक जो सीरियल था ना वो देखा होगा तो आपको पता है कि जोधा बाई के साथ 4-5 और भी महिलाएं आई थी, उन्हें ही हम डावरिया या डावरी कहते हैं। फिर एक लाइन है कि उनसे जो उत्पन्न संतान, यानी डावरिया से जो उत्पन्न संतान थी उन्हें क्या बोलेंगे, गोला गोली चाकर या दरोगा। मतलब उनके जो बच्चे होंगे वो या तो मजदूर बनकर काम करेंगे या सैनिक बनकर उन राजा की सहायता करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही राजस्थान की जितनी भी महत्वपूर्ण प्रथाएं थी वो भी समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम प्रथाओं से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे, फिर हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक